जय हिंद सभी साथियों को गुड इवनिंग। आप सभी का रोजगार दुआओं पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि रेगुलरिटी और पेशेंस ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि यही आपके साथ आपके सफलता तक ज़रूरी है। यूपी होमगार्ड 41,424 भर्ती आपने जो आवेदन किए करेक्शन के थ्रू करेक्शन किया जिसका था, और फाइनली आपकी जो है एग्ज़ाम की डेट जारी कर दी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने। 25, 26, 27 अप्रैल को 2-2 शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम होंगे, कुल 6 शिफ्टें आपकी होंगी। तो जैसा आपने मेरा कल के वीडियो में देखा था कि मैंने आपको पूरा एक प्लान बताया है कि आपको 120 दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है और क्या-क्या वो महत्वपूर्ण सेक्शन आपके लिए आपके सिलेबस में है, क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा जिस पे फोकस करना है। जिसमें यूपी जीके, स्टैटिक जीके, करंट, साइंस, इसके 100 में 50 से 55 क्वेश्चन आपके इसमें आने हैं। ठीक है, आपको मैंने सिलेबस में दिखाया भी, अंडरलाइन करके भी दिखाया कल। तो अब उसी हिसाब से आपको प्लान करना है, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। मैंने पूरा आपको बताया था कल कि आपको कितने घंटे क्या क्या पढ़ना है। बाकी देखिए, आपको अपनी सुविधा के अनुसार सब करना होता है। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो यूपी जीके और स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। 15 से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको कल अंडरलाइन करके बताया था कि यूपी जीके का कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टैटिक जीके काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसी क्रम में आपके लिए डेली शाम को 6:15 पर ईवीएस और यूपी जीके की क्लास चल रही है, जिसमें आपको वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाएंगे आगे तक। होमगार्ड के लिए क्या है, होमगार्ड के लिए देखिए कोई प्रीवियस ईयर पेपर तो हुआ नहीं, और पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड आपका एग्जाम करा रहा है। तो उसी के आधार पे जो अभी तक पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल के जो एग्जाम्स कराए हैं, आपको प्रीवियस ईयर उसी से लगाने हैं। तो अगर हम बात करें तो आपके लिए यूपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वही यूपी जीके आपको डेली शाम को 6:15 पर आपको मिल रही है। तो डेली आप उसमें ज़रूर से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपके लिए कहने को आपके लिए ये आपके सामने जो लिखा है देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूपी जीके, यूपी होमगार्ड 41,424 भर्ती, टॉप 25 क्वेश्चंस होमगार्ड स्पेशल यूपी जीके प्रश्न। तो देखिए, ये 25 क्वेश्चन इकट्ठा करने के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, तब आपको ये 25 क्वेश्चन आपके लिए हो पाते हैं। क्योंकि देखिए, सिलेबस ब्रॉड है बहुत ज़्यादा, लेकिन पढ़ना कितना है, सिलेक्टेड पढ़ना है। तो वो सिलेक्टेड आपको वीडियोस के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज पर। क्या आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए आपके एग्जाम्स के लिए, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके होमगार्ड के लिए तो एकदम रामबाण है, और यूपी कांस्टेबल जितने भी वन टेक एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत बढ़िया सीरीज है क्वेश्चन की। यूपी होमगार्ड के लिए तो बहुत रामबाण क्वेश्चन है, होमगार्ड स्पेशल यूपी जी के प्रश्न। हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। तो ये देखिए, टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ यूपी जी के आपके लिए। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ अपने। यूपी की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? जो अगर यूपी के मैप की हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं, इस लंबाई से हिसाब से ऐसा मैप है यूपी का, कुछ इस तरह से। तो अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये पूरब से पश्चिम की अगर हम लोग बात करें तो लंबाई कितनी है? तो वो लंबाई जो आपकी है पूरब से पश्चिम, वो है आपके सामने। देखिए, जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में आप गेस भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, 240 किलोमीटर, 570 किलोमीटर, 650 किलोमीटर और 760 किलोमीटर। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बताइए कि यूपी की पूरब से पश्चिम लंबाई, इस डायरेक्शन की लंबाई कितनी है। तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 650 किलोमीटर यूपी की पूरब से पश्चिम लंबाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं। जो 25 क्वेश्चन आपको 25 दिख रहे हैं, लेकिन इस 25 को बनाने के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन को पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो आपके लिए मेहनत जारी है।
तो यूपी की जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो है 650 किलोमीटर। अब हम लोग उत्तर से दक्षिण पे आते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो उसका ऑप्शन है ए, यानी ऑप्शन 1। तो जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। ये है उत्तर से दक्षिण लंबाई 240 किलोमीटर। और क्वेश्चन है पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम का ऑप्शन आपका 650 किलोमीटर है ये। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यूपी के किस जिले की सीमा केवल एक राज्य से लगती है? ठीक है, यूपी के किस जिले की सीमा केवल एक राज्य से लगती है? तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है कि यूपी के किस जिले की सीमा केवल एक राज्य से लगती है। तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला सहारनपुर, दूसरा सोनभद्र, तीसरा ललितपुर और चौथा पीलीभीत। तो जल्द से जल्द आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग अगर हर ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ललितपुर। जी हाँ, ललितपुर में अगर यूपी के मैप में देखेंगे कुछ इस तरह से ललितपुर है, जो तीनों तरफ से कह सकते हैं किससे गिरा है, वो गिरा है मध्य प्रदेश से। जी हाँ, केवल एक यूपी का ये ऐसा जिला है जो केवल एक राज्य से लगता है, जो उसका राज्य का नाम है मध्य प्रदेश और जिला है ललितपुर। ललितपुर जिले की जो सीमा है केवल एक राज्य एमपी से लगती है, वो भी तीनों तरफ से। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं सहारनपुर पे। अगर सहारनपुर के जिले की सीमा लगती है, राज्य की सीमा, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, ये सहारनपुर लगता है। और सोनभद्र की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एमपी सोनभद्र से लगता है। तो और पीलीभीत में अगर हम लोग बात करें, पीलीभीत में एक राज्य उत्तराखंड लगता है और एक जो पीलीभीत से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है नेपाल की। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सीरीज है, हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अगला हम लोग चलते हैं एससीआर। जैसे आपने सुना होगा, जो हमारे दिल्ली से जो सटे जिले एरिया है उसको बोलते हैं एनसीआर, और एनसीआर की ही तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में एससीआर हो रहा है, एससीआर किया गया है। ठीक है, एनसीआर की तर्ज पे ही एससीआर किया गया है। तो एससीआर में लखनऊ के अलावा और कुल कितने जिले हैं? एससीआर में लखनऊ के अलावा कुल और कितने जिले हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 नंबर, यानी 5 जिले। लखनऊ के अलावा कुल 5 जिले। तो एससीआर में अगर टोटल जिलों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 6 जिले हैं। एससीआर में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। जैसे एनसीआर होता है वैसे एससीआर में लखनऊ को शामिल कर लिया जाए तो टोटल 6 जिले हैं। और तो लखनऊ के अलावा आपके लिए कितने 5 जिले हैं? वो 5 जिले कौन कौन से हैं? बीबी के मतलब बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और रायबरेली। तो ये जो आपके 6 जिले हैं वो एससीआर को बनाते हैं। इन 6 जिलों से मिलकर एससीआर बना है। एससीआर के अंतर्गत ये 6 जिले आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीआर की तर्ज पर एससीआर में लखनऊ के अलावा कुल कितने जिले हैं? तो आपके लिए 5 और जिले हैं, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के सारे कुछ सेक्शन, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। यूपी के प्रमुख मेले कौन सा किस शहर में लगता है? तो आपके सामने देखिए मेलों के नाम लिखे हैं और आपको बताना है किस शहर में। इसमें देखिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें अपने ब्रेन को और आप चलाइए कि ये मेले कहाँ पर लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं। यूपी के प्रमुख मेले कौन सा किस शहर में? तो देवा शरीफ मेला किस जिले में लगता है? तो आप जल्द से जल्द बताइए कि देवा शरीफ मेला जो लगता है वो लगता है बाराबंकी। बीबी के मतलब बाराबंकी। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी के प्रमुख मेले कौन सा किस शहर में लगता है। तो देवा शरीफ बाराबंकी जिला, बटेश्वर आगरा, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी की सीमा किस देश के साथ लगती है? यूपी की उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला नेपाल, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेपाल। यूपी की केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वो लगती है नेपाल से।
जी हाँ, यूपी की केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो भी किससे लगती है? वो लगती है नेपाल से। और अगर हम किलोमीटर में बात करें तो लगभग 570 किलोमीटर की ये नेपाल की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूपी से कह सकते हैं कि यूपी से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, यूपी से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपी से किस एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो वो है नेपाल की। और यूपी से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो वो लगती है 8 राज्यों की सीमा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन है क्या है? देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका जो पूरा कह सकते हैं नाम, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? यानी इसको हम लोग एचआरए कह सकते हैं। एचआरए के नाम से भी आपका ये क्वेश्चन आता है कि एचआरए की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो एचआरए की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और ये एचआरए क्या है? ये एचआरए वही एचआरए है जिसके द्वारा काकोरी कांड ट्रेन कांड को अंजाम दिया गया था। काकोरी ट्रेन कांड को जो अंजाम दिया गया था वो इसी के द्वारा दिया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा, जिसकी स्थापना कानपुर में हुई 1924 में हुई। काकोरी कांड जो ट्रेन कांड हुआ था वो इसी एसोसिएशन का कार्य था। और इसमें अब अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि काकोरी जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925। और काकोरी कहाँ है? काकोरी लखनऊ में। देखिए, 3 क्वेश्चन बन गए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो कानपुर 1924। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का क्या किया था? तो काकोरी ट्रेन कांड जो घटना हुई थी वो इसी के द्वारा की गई थी, इसी संगठन के द्वारा की गई थी। और काकोरी कहाँ है? लखनऊ में। और काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए देखिए क्वेश्चन हैं। अगले हम लोग सीरीज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 24 जनवरी, 24 फरवरी, 25 जनवरी, 25 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जल्द से जल्द बताइए आप। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2018 से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी से तो मनाया जा रहा है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन मनाया कब से जा रहा है? तो वो 2018 से आपका उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली चीनी मिल कहाँ लगी थी? भारत की पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ लगी थी? तो जो भारत की पहली चीनी मिल आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन, मेरठ, प्रतापपुर, बलरामपुर, सहारनपुर। तो आपकी जो पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में जो लगी है भारत की, वो लगी है, ऑप्शन है इसका प्रतापपुर। प्रतापपुर किस जिले में पड़ता है? प्रतापपुर पड़ता है देवरिया में। देवरिया में प्रतापपुर पड़ता है। तो भारत की जो पहली चीनी मिल है वो प्रतापपुर देवरिया में लगी थी। और अगर हम बात करें तो चीनी मिल है तो गन्ना, क्योंकि गन्ने से ही आपकी चीनी बनती है। तो जो गन्ना है उत्तर प्रदेश की वो प्रमुख नकदी फसल है। ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो वो है गन्ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लगभग 45 जिलों में गन्ने की पैदावार की जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल क्या है? गन्ना। और जो भारत की पहली चीनी मिल लगाएगी वो कहाँ लगाएगी? प्रतापपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर पूछा जाए तो वो देवरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है होमगार्ड के लिए। फिर आते हैं हम लोग गोला गोकर्ण नाथ, या हम लोग छोटी काशी भी जिसे कहते हैं, वो किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है गोला गोकर्ण नाथ? सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि गोला गोकर्ण नाथ भगवान शिव की नगरी है, जिसको छोटी काशी जैसे बोला गया, भगवान शिव की नगरी है। जैसे काशी बनारस को बोला जाता है, वैसे छोटी काशी बोला जाता है। गोला गोकर्णनाथ भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव का शहर है कह सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के 4 ऑप्शन देखो, सीतापुर, लखीमपुर, गोरखपुर, वाराणसी। तो ये तो हो गई आपकी काशी। अब छोटी काशी किसको कहते हैं? छोटी काशी किस जिले में? तो वो है लखीमपुर जिले में। लखीमपुर खीरी जिले में छोटी काशी यानी गोला गोकर्णनाथ जी का स्थान है, जी का मंदिर है।
और यूपी में एक और मंदिर जो है वो फेमस है, वो उसको कहते हैं मेढक मंदिर। मेढक मंदिर भी पूछा जाता है कि मेढक मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, लखीमपुर में। और अगर शहर की बात करें तो एरिया की बात करें तो ओयल, ओयल लगता है, जैसे कोयल होता है वैसे ओयल। मेढक मंदिर कहाँ पर है, लखीमपुर जिला। और स्थान की बात करें तो ओयल लखीमपुर बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये सीरीज हो जाती है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए कुछ यूपी के प्रमुख पक्षी विहार। ये देखिए सारा से यहाँ गलत थोड़ा सा टाइप हो गया है, ये गलत टाइप हो गया है। यूपी के प्रमुख पक्षी विहार कौन कहाँ है? तो आपको ये देखिए आपके सामने 4 नाम रखे गए, 5 नाम, तो आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये पक्षी विहार स्थित हैं, ठीक है। तो मैंने देखिए इसमें ऑप्शन नहीं रखे हैं, क्योंकि मैंने ऑप्शन इसीलिए नहीं रखे हैं कि आप थोड़ा सा और दिमाग चलाइए कि ये 5 जो पक्षी विहार हैं उत्तर प्रदेश के, ये कहाँ पर स्थित हैं। तो उससे पहले अगर बात करते हैं तो नवाबगंज पक्षी विहार, अब इसका जो नाम बदल दिया गया है वो हो गया है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवाबगंज पक्षी विहार के नाम को अब क्या किया गया है, तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ठीक है। नाम हालांकि काफी पहले बदला गया है, लेकिन नाम जानना जरूरी है कि पहले क्या था अब क्या है। तो ये नवाबगंज पक्षी विहार या अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहाँ है, तो ये है यूपी के उन्नाव में, ठीक है। जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ है, यह है गोंडा में। फिर आते हैं हम लोग बखीरा पक्षी विहार कहाँ है, बखीरा संत कबीर नगर में है आपका। समस्तपुर पक्षी विहार, समस्तपुर रायबरेली में है आपका। सांडी पक्षी विहार, सांडी का है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए पक्षी विहार हो जाते हैं कि नवाबगंज पक्षी विहार यानी अमर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार अमर शहीद उन्नाव में, पार्वती अंगा गोरा गोंडा में, बखीरा संत कबीर नगर समस्तपुर रायबरेली में, सांडी हरदोई में है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यूपी का सबसे प्राचीन व बड़ा संग्रहालय कौन और कहाँ है, ठीक है। तो यूपी का सबसे प्राचीन और बड़ा संग्रहालय, देखिए एक राजकीय संग्रहालय, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है, मथुरा में। एक और राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है, इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में, सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में। तो जो सबसे प्राचीन व बड़ा है तो वो है आपका 2 नंबर ऑप्शन, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सारे क्वेश्चन हैं। हम लोग आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, तो ये आपके लिए सीधे सीधे आपको देखिए लिख के दिए गए हैं कि यूपी के प्रमुख अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जरूर जाते हैं ये सारे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी शेष श्रेणियों से निवेदन है 120 दिन में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है आपको। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली, बरेली जिला और जगह की बात करें तो इज्जतनगर। केंद्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान वो है कानपुर में, ठीक है। तो हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गए, हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर ले गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं, वो है कन्नौज, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्नौज। और कन्नौज के अगर पुराने नाम की हम लोग बात करें तो एक बोला जाता है महोदय श्री, ये भी पूछा जाता है कि कन्नौज का पुराना नाम महोदय श्री, और दूसरा कान्य कुब्ज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। यूपी का विभाजन होकर नया राज्य कौन सा बना था, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। इसमें बहुत जरूरी क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत अच्छी सीरीज आपके लिए चल रही है। तो जो यूपी का विभाजन होकर नया राज्य कौन सा बना, तो आपके सामने 4 ऑप्शन उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब। तो अगर हम राज्य की बात करें तो यूपी का विभाजन होकर सबसे पहले यूपी का विभाजन हुआ कब था, तो यूपी का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 में। और विभाजन के बाद कौन सा राज्य बना, तो विभाजन के बाद वो जो कुछ पहाड़ी जिले थे उनको काट के, कितने पहाड़ी जिले थे, 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया विभाजन के बाद। विभाजन यूपी के कब हुआ, 9 नवंबर 2000। कौन सा राज्य बना, कितने जिलों को काटकर बना, जो 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बना। अब लेकिन ये उत्तराखंड पहले नहीं था, 2000
जो सन 2000 में जो विभाजन हुआ तब उत्तरांचल नाम था, तब नाम था उत्तरांचल, और जो उत्तराखंड नाम हुआ है वो हुआ है, उत्तराखंड नाम हुआ है 2007 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि यूपी का विभाजन 9 नवंबर 2000 में हुआ। कितने जिलों को काट के? 13 पहाड़ी जिलों को काट के हुआ। राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड नाम कब हुआ उसका? 2000 में जब डिवाइडेशन हुआ तो उत्तरांचल नाम था, और 2007 में इसका नाम उत्तराखंड हुआ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फिर आते हैं हम लोग, सैयद सालार की दरगाह किस जिले में है? तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन है बहराइच में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस घराने से? तो सीधे सीधे आपके लिए जो इसका आंसर है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो बनारस घराने के थे। ठीक है, बनारस घराने के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और ये भी पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां जी किससे संबंधित हैं? तो वो शहनाई वादक हैं। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ। रानी महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, आगरा, झांसी, रामपुर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है झांसी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी का संग्रहालय बना है, तो उसी को रानी महल संग्रहालय हम लोग कहते हैं, वो है झांसी में। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सांझी कला यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सांझी कला होती क्या है? सबसे पहले तो सांझी कला कागज पर बारीक कटाई की जाती है। सांझी कला क्या है? कागज पर बारीक कटाई की जाती है। यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यूपी के ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिर आते हैं हम लोग अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। यूपी के किस जिले से यूरेनियम के भंडार मिले हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन, झांसी, महोबा, ललितपुर और सोनभद्र। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सबसे पहले सोनभद्र की बात करें, सोनभद्र से कोयला, बांदा से, सॉरी बांदा नहीं, सोनभद्र से आपका कोयला मिला है। जो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो यूरेनियम के भंडार यूपी में मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं ललितपुर से। ठीक है, ये है ललितपुर से। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है? जो दशावतार मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ललितपुर। ललितपुर में अगर जगह की बात करें तो जगह है देवगढ़। देवगढ़ का दशावतार मंदिर बोला जाता है। जिला है लखीमपुर। और अगर हम बात करें कि ये किस शैली में बना है, तो ये बना है नागर शैली में। ठीक है, नागर शैली में ये पूछा जाता है कि दशावतार मंदिर किस शैली में बना है, तो नागर शैली में। देवगढ़ में है, ललितपुर जिला है। और किन भगवान को समर्पित है? तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। और इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो गुप्त काल का है, कि गुप्त काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ 6वीं शताब्दी में। ठीक है, 6वीं शताब्दी। देखिए दशावतार मंदिर से कितने क्वेश्चन बन गए। कहाँ पर है? देवगढ़ में। किस काल का है? गुप्त काल का। शताब्दी पूछी है तो 6वीं शताब्दी। किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन आपके बन गए। फिर आते हैं हम लोग भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। ये भी एक गुप्तकालीन मंदिर है, 5वीं शताब्दी का मंदिर है। और ये ईंटों से बना, टेराकोटा ईंटों से बना ये पहला मंदिर है। ठीक है, ये ईंटों से बना। पूछा जाता है कि ईंटों से बना मंदिर कौन सा है, तो वो भीतरगांव मंदिर कानपुर में ये स्थित है। ठीक है, हम लोग अगले और आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। 25 क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहे हैं। 25वां नंबर, एचबीटीआई को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? और एचबीटीआई मतलब हरकोर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, एचबीटीआई ये है कानपुर के नवाबगंज एरिया में, ये हरकोर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। और ये इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ सन 2016 में। और ये कब बना था? तो 1921 में ये बना था एचबीटीआई। और जो यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ उसको प्राप्त हुआ 2016 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपीएसआरटीसी की स्थापना कब हुई? मतलब उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, यूपीएसआरटीसी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 72, 1950, 1950 दो बार लिख गया, तो 1972, 1950, 1947, ये 3 ऑप्शन मानिए। और एक ऑप्शन इसमें कर सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। इसके लिए सॉरी, देखिए 2 बार 1950 लिख गया। तो यूपीएसआरटीसी की स्थापना कब हुई? तो ये
स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना हुई 1947 में, 15 मई 1947 में इसकी स्थापना हुई। अब अगर हम ये बात करें कि एक निगम के रूप में कब परिवर्तित हुआ, तो एक निगम के रूप में परिवर्तित हुआ 1972 में, 1 जून 1972 में ये निगम बना। और जो यूपीएसआरटीसी की स्थापना की बात करें तो वो है 15 मई 1947। निगम कब बना? 1 जून 1972 को ये निगम बना। ठीक है। और जो इसकी पहली जो सेवा शुरू हुई थी वो कहाँ से कहाँ तक हुई थी? वो लखनऊ से बाराबंकी चली थी पहली बस। फिर आते हैं हम लोग 24 नंबर, ग्लास स्काई वॉक यूपी के किस जिले में बनाया गया है? 4 ऑप्शन, मिर्जापुर, झांसी, चित्रकूट, सोनभद्र। जो ग्लास स्काई वॉक है वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बनाया गया है। और चित्रकूट में कहाँ पर, किसके पास या किसके समीप? तो तुलसी जलप्रपात है। तुलसी जलप्रपात के पास ये ग्लास स्काई वॉक बनाया गया है। काफी देखने में बहुत ही सुंदर है क्योंकि ग्लास पर बना है और काफी ऊंचाई पर बना है। जिले है चित्रकूट। फिर आते हैं हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन, खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है, आपके सामने 4 ऑप्शन, राई, धुरिया, कर्मा और चरकुला। तो खरवार जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो है कर्मा। ठीक है। तो आपके लिए देखिए ये 25 क्वेश्चन की सीरीज, लेकिन 25 में देखिए आपके कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यूपी जीके की सीरीज है और ईवीएस की भी आपके लिए सीरीज चल रही। तो आप शाम को डेली 6:15 पर जुड़ना मत भूलें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपी होमगार्ड वाले हमारे भाई बहनों के लिए। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत कारगर ये टॉप 25 क्वेश्चन और आगे की सीरीज काम आएंगे। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहा करिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।